है सोमनाथ कहा जाने वाला मंदिर। आप देखिए शिवलिंग कितना ऊंचा है, देखने से तो ये कितना छोटा, लेकिन ये टोटल 5 लेयर में बनाया हुआ है। एक नीचे का एक लेयर, ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर और ऊपर शिवलिंग कितना बड़ा। और ये जो मंदिर है मुख्यतः 4 पिलर्स। इस मंदिर को परमार वंश के शासक राजा भोज ने बनवाया था। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी रहा है। कहने वाले तो ये कहते हैं कि इस मंदिर को भीम ने भी बनाया, और जो यहाँ पे घुटनों के बल बैठकर इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिवलिंग 20 फुट का है तथा इसको उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। तो हे गाइस, मैं केएल मनीष और आज मैं आ गया हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर राजा भोजपाल के मंदिर भोजपुर में जो मंदिर जो आज भी अधूरा है। कहा जाता है कि इस मंदिर को एक रात में बनाया गया था। बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। इस मंदिर के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी कराते हैं। बताते हैं कि साल में 2 बार महाशिवरात्रि के दिन और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो अभी मकर संक्रांति आज से 4 दिन बाद होने वाला है, जिसके लिए ये देखिए बाउंड्री लाइन खींची जा रही है और यहाँ पर एक भव्य मेला का आयोजन किया जाएगा। तो थोड़ा सा इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। इस बेतवा नदी, ये देखिए बगल में बेतवा नदी है, इसी समागम भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है, जहां पर टैक्सी, कैब तथा बस से भी जा सकता है। साल के 12 महीने यह मंदिर खुला रहता है तथा मकर संक्रांति और शिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो मेला 4 दिन चलता है। स्थल पर, बेतवा नदी के ही स्थल पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बताते हैं कि महाभारत काल में कुंती को, महारानी कुंती को, जो कि पांडवों की माता थी, कर्ण इसी नदी के किनारे प्राप्त हुए थे। इसी नदी के किनारे कर्ण को कुंती ने छोड़ा था, इसी नदी में। तो एक्सप्लोर करते हैं मंदिर को, बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है। थोड़ा सा देखते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। ये छत विछत पड़े हुए ये पत्थर, ये हमारे इतिहास की धरोहर है। आप इनको पत्थर कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे इतिहास की ये धरोहर है। ये विखंडित हो चुके हैं, चूँकि लोग बताते हैं कि इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से था। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो लोग एक रात को आए यहाँ पर और रुके, और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक रात में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। पांडव अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। उनकी माता का नाम कुंती था और उन्होंने अपनी माता के पूजन के लिए रातों रात में इस मंदिर का निर्माण कराया, ताकि माता इनकी सुबह में आके पूजा कर सके। और सुबह होते ही पांडव विलुप्त हो गए। ये जो 2 किंवदंतियाँ हैं वो इस मंदिर के बारे में जो प्रचलित हैं, वो उसमें से एक ये थी जो मैंने आप लोगों को बताया। थोड़ा सा और मंदिर के तरफ चलते हैं। चूँकि उत्तर का सोमनाथ है, तो क्यों उत्तर का सोमनाथ कहा गया, इसके पीछे भी एक रहस्य है जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे, देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ये मंदिर मुख्यतः 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, जिसको भी हम लोग देखेंगे। और आप लोग इस मंदिर में चढ़ने के लिए एक रैंप भी बना दिया गया है, ताकि जो भी हैंडीकैपेड और विकलांग टाइप के जो लोग हैं उनके लिए ये ठीक है। रैंप से वो आसानी से चढ़ सकते हैं ऊपर, नहीं तो सीढ़ियों से जाने में उनको प्रॉब्लम होगा।
तो ये एक अच्छी पहल, एक अच्छी सुविधा इस मंदिर में बनाई गई है। हाँ, बंदर बहुत हैं जिसका आप लोग ध्यान जरूर रखें, नहीं तो प्रसाद वगैरह ये लोग छीन के लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बंदर बैठे हुए हैं तो नीचे, तो आप लोग जब भी प्रसाद वगैरह लेके आएँ तो ध्यान दें, नहीं तो ये छीन के ले जाएंगे और आपको कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। थोड़ा सा मंदिर की तरफ मैं तो रैंप से ही वॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ और रैंप से ही चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लोर करते हैं इस मंदिर को। यह शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में शुमार है, जो कि एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है और इसकी कुल ऊंचाई 20 मीटर है। मंदिर के अभी मैं गर्भगृह में हूँ। उत्तर भारत का ये सोमनाथ कहा जाने वाला मंदिर, आप देखिए शिवलिंग कितना ऊंचा है, देखने से तो ये कितना छोटा, लेकिन ये टोटल 5 लेयर में बनाया हुआ है। एक नीचे का एक लेयर, ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर और ऊपर शिवलिंग कितना बड़ा। और ये जो मंदिर है मुख्यतः 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, जो कि एक ये पिलर है देखने में, ये देखिए पिलर देखने में तो कितना छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये मैं पकड़, मतलब कम से कम 5 लोग लगेंगे जो पकड़ेंगे तो इस पिलर को पकड़ पाएंगे। आप सोच सकते हैं उस समय, उस ज़माने में जब कुछ भी ग्राइंडिंग मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे कैसे इसको ग्राइंड करके एक रात में इतने बड़े मंदिर को तैयार किया जाना असंभव ही दिखता है। इस मंदिर के पीछे एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। ऊपर देखिए, जो उस कहानी को मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ऊपर देखिए जो टॉम्ब है, ये मंदिर के ऊपर जो टॉम्ब है, ये जो टॉम्ब अधूरा रह गया था। 3 पार्ट तो बने थे मंदिर के, एक पार्ट अधूरा रह गया था। तो ये जो टॉम्ब है वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि आधुनिक युग में इस मंदिर को ढकने के लिए इस टॉम्ब को खाली रख दिया गया है। बाकी शिवलिंग आगे से। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा महाराजा भीष्म अपने घुटनों के बल बैठकर किया करते थे। इस मंदिर में मेरे पीछे देखिए ये 2 गड्ढे नुमा जो आकृतियाँ बनी हुई हैं और इसके पीछे ये विखंडित हो गई है। हो सकता है कि उस ज़माने में ये जो आप देख रहे हैं जो गड्ढे, ये हो सकता है कि उस ज़माने में यहाँ पे मशालें रख दी जाती हों, मसाल रखने की कुछ चीज़ें बनाई गई हो, जहाँ पे मसाल रख के मंदिर में उजाला किया जाता हो रात्रि के समय में। या फिर हो सकता है कि इस टाइप के जो दरवान टाइप के जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये इस टाइप की कुछ कलाकृतियाँ रही हों जो कि अब भी खंडित हो गई हैं। इतिहासकारों में इस मंदिर के निर्माण को लेके मतभेद है। कुछ लोग तो इसको महाभारत काल का मानते हैं, क्योंकि महारानी कुंती के पिता का नाम भी राजा भोज था। और कुछ लोग 11वीं शताब्दी के परमार वंश के शासक महाराजा भोज को इस मंदिर का निर्माण करता मानते हैं। कहा जाता है कि महाराजा भोज एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार हुए, और तो बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो जो उनके राजकीय वैद्य थे उन्होंने उनको बीमारी से निजात पाने के लिए 21 तालाब और 9 नदियों के पानी पीने की सलाह दी। इसके बाद महाराजा भोज ने, ये बगल में बेतवा नदी है नीचे आप देख सकते हैं, इसी नदी पे 21 तालाब और 9 नदियों को इकट्ठा किया और उनका पानी पिया, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर के निर्माण में क्लाज था। वो क्लाज ये था कि महाराजा भोज को बताया गया कि ये मंदिर एक रात में बनना चाहिए। महाराजा भोज ने सारी चीज़ों की तैयारी करी और मंदिर को एक रात में बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन सुबह हो गई, मंदिर का एक हिस्सा पूर्ण नहीं हो पाया। फिर महाराजा भोज ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। चूँकि अभी भी बहुत सारे मतभेद हैं हमारे इतिहासकारों में जो इसको पूरा करना चाहते, जो आज भी जिसको
जिसका प्रमाण हमें मिलता नहीं है। कई लोग, चूँकि हमारे इतिहास में अभी भी इस मंदिर के निर्माण की उपयुक्त जो एक्चुअल डेट है वो अभी हमें नहीं मिली है। परंपराओं के हिसाब से हम इस मंदिर के निर्माण का आकलन करते हैं और करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे किताबों में, हमारे इतिहास में इस मंदिर का बहुत कुछ नहीं मिलता, तो हमें उन चीज़ों को ही मान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। भोपाल से 32 किलोमीटर दूर है। आने के लिए आप टैक्सी वगैरह किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, अन्यथा लोकल बस भी है जो होशंगाबाद के लिए जाती है, उसमें से आप आ सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको भोपाल से आने में कोई दिक्कत होगी। जहाँ पर स्थापत्य और कला की बात हो, वहाँ पर उस मामले में भी ये मंदिर अव्वल है। ये जो पत्थर जो बनाया गया हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है इस मंदिर को। और चूँकि प्राचीन समय का बना हुआ है मंदिर, तो इस पर पानी का रिसाव होने से पत्थर थोड़े से घिसी हुई आकृति में दिख रहे हैं। आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पत्थर गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं, तो उसके एक कालीन बिछा दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को इस मंदिर में आने में बहुत आसानी हो। आप ये देख सकते हैं इस मंदिर के पैरामीटर के पीछे एक इस टाइप के ये दो, एक मेरे ये पीछे भी है और एक यहाँ पर भी है। तो इनकी जो भी कलाकृतियाँ और जो भी आकार और ये बनाए गए हैं वो धीरे धीरे घिसे हुए दिख रहे हैं। क्योंकि लाल बलुआ पत्थर ऐसा होता है, एक समय जाने के बाद वो घिसना शुरू कर देता है। और चूँकि हज़ारों साल पहले की ये घटना है, हज़ारों साल पहले निर्मित हुआ ये मंदिर है, तो इनका घुलना लाजमी है। मंदिर से कुछ दूर पहाड़ों पर हमें कुछ लिखे हुए शब्द मिले, जो कि हमारा ध्यान आकर्षण कर रहे थे, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा घेर दिया गया था। कहा जाता है कि ये प्राचीन भाषा में ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका, और यहीं से मंदिर निर्माण की गुत्थी सुलझने के बारे में आसार प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो मंदिर के चारों तरफ कुछ दूर एरिया में ऐसे ही लोहे के कुछ जगहों को घेर दिया गया है, जो कि एक पहाड़ है, लाल बलुआ पत्थर का पहाड़ है। इसी पहाड़ से संभवतः शिलालेख बनाए गए होंगे और उनसे मंदिर का निर्माण किया गया होगा। और इन पहाड़ों के चारों तरफ आप जब भी कुछ दूरी तक जाएंगे तो ऐसे ही लाल कलर, ऐसे ही लोहे के रॉड बना के घेर दिए गए। इन रॉडों के बीच में कुछ लेख ये देखिए नीचे कुछ लेख लिखित उकेरित किए गए हैं। इसका मतलब ये है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको चारों तरफ से घेर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मंदिर से निर्माण से संबंधित जो भी कुछ लिपियाँ लिखी गई हैं, जो आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है, जिसको आज भी डिकोड नहीं किया जा सका। मेरा मतलब है कि उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके अब हम लोगों को समझाया नहीं जा सका। इन घेरे हुए आकृतियों में कहीं जो जैसे पिलर बनाए गए हैं, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, शिवलिंग बनाए गए हैं, उनके आकार यहाँ पे उकेरित किए गए हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, उनके लिए आज भी ये रहस्य का विषय बना हुआ है। तो आप देखिए, मंदिर से जब दूर आएंगे तो ये देखिए चारों तरफ इन पहाड़ों के बीच में ऐसे ही घेर के रखा गया है। जब भी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई, उन्होंने रिसर्च किया और इन सब चीज़ों को देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य लगा, लेकिन आज भी उस चीज़ को डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये जब भी ये डिकोड होगा, कुछ हमें इस मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ चीज़ें समझने को मिलेगा। और बाकी मंदिर का जो विखंडित किया हुआ भाग है, ये आप देखिए मेरे पीछे, ये पत्थर का टुकड़ा, इसको आप पत्थर का टुकड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये देखिए, ये जो
तो ये कुछ टूटे हुए अंश मंदिर के वो यहाँ पर विखंडित पड़े हुए हैं। अब चूँकि वैज्ञानिकों में इस चीज़ को लेकर ही संशय है कि ये मंदिर किस सन में, किस ईस्वी में और किस कालखंड में बना होगा। तो जाहिर सी बात है किंवदंतियों ने दो काल में इसको माना, एक तो महाभारत काल और दूसरा राजा भोज का शासन काल, तो जो कि एक रहस्य बना हुआ है। अब चूँकि मंदिर एक रात में बना हुआ था, जिससे राजा भोज से संबंधित भी एक कहानी जुड़ी हुई है और महाभारत के काल से भी एक संबंधित कहानी जुड़ी हुई है। तो आज भी वैज्ञानिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आज भी एक संशय बना हुआ ही है इस मंदिर को लेकर। तो आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि आप जब इस मंदिर में आते हैं तो बिना विशेष अनुमति के आप मंदिर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं ले सकते। तो मैंने स्पेशली इस मंदिर में वीडियोग्राफी करने के लिए स्पेशली परमिशन लिया, उसके बाद वीडियोग्राफी करके इस मंदिर का ब्लॉग बनाया। तो आप भी जब कभी आएँ तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि जो कि बिल्कुल ही अवॉइड है, बिल्कुल ही आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि बिना परमिशन के आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें, क्योंकि उससे आपको 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपया या 2 साल का जुर्माना हो सकता है। तो इतनी बड़ी पेनल्टी आपको लग सकती है, जो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। इस ब्लॉग में बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, हो सकता है भीमबेटका का होगा, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही परेशानी होती है बहुत जगहों पे जाकर घूम के वीडियोस बनाने में, कहीं पर भी रात को सोना गुजारना पड़ता है। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे हौसले को बरकरार रखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए केएल मनीष को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।